नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज अनवेल रेडियोलॉजी विद डॉक्टर शिल्पी गोयल। तो मैं आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद आई हूँ। आपके लिए कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। और अभी मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सबकी हेल्प से हमने 500 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन वॉच आवर्स अभी काफ़ी कम हो रहे हैं मेरे, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखें ताकि वॉच आवर्स कुछ बढ़ सकें। तो आज हम बात करें प्लेसेंटा एक्रीटा, जिसमें हम बात करेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स में। बेसिकली जो प्लेसेंटा होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से ना जुड़ के एबनॉर्मली जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल प्लेसेंटल एडेरेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लेसेंटा है क्या। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है दोस्तों हमारी बॉडी में। जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी में, जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी में जो जुड़ा होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जुड़ा होता है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि माँ से जो जुड़ा होता है बच्चा प्लेसेंटा के जरिए जुड़ा होता है, और बच्चों को पूरा पोषण प्लेसेंटा के जरिए ही माँ से मिलता है। तो अब हम इसमें समझेंगे दोस्तों कि एबनॉर्मल प्लेसेंटा किस तरह से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली हम ये देख सकते हैं, ये प्लेसेंटा है, ये एंडोमेट्रियम है। जो बच्चेदानी होती है उसकी तीन लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सिरोसा। तो ये नॉर्मल अडेरेंस है जिसमें प्लेसेंटा अपनी पोजीशन पर है, वो आगे नहीं जा रहा। अब एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा, तीन तरह का स्पेक्ट्रम होता है एबनॉर्मल प्लेसेंटल अडेरेंस या प्लेसेंटल एक्रीटा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स का। एक्रीटा में क्या होता है, प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम को ब्रीच कर दिया इसने और मायोमेट्रियम तक पहुंच गया है। इनक्रीडा में मायोमेट्रियम के अंदर पहुंच गया और परक्रीडा में सिरोसा के भी आगे बियॉन्ड पहुंच गया है। तो एक हम देख सकते हैं एबनॉर्मल तरीके से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस होकर काफी अंदर डीप चला गया है बच्चेदानी की जो लेयर्स हैं उसके अंदर। तो अब इसको देखना क्यों जरूरी है दोस्तों कि प्लेसेंटा अपनी सही तरह से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। इसका कारण क्या होता है, जब नॉर्मली डिलीवरी होती है तो पहले बच्चा बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आता है। इस तरह से देख सकते हैं, बच्चा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसके जरिए प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। तो इसका बाहर निकलना, बच्चे के साथ साथ प्लेसेंटा के भी का भी बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर प्लेसेंटा नहीं बाहर निकलेगा तो माँ को ब्लीडिंग होती रहेगी। तो वो जो डिलीवरी की तीन स्टेजेस होती हैं, सेकंड स्टेज में बच्चा बाहर निकलता है और तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा बाहर निकलता है। अब अगर नॉर्मल तरह से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ नहीं है, वो प्लेसेंटा अगर अंदर बच्चेदानी की लेयर्स तक पहुंच गया है, तो क्या होगा कि वो ठीक से बाहर नहीं निकलेगा। जो माँ है, प्रेग्नेंट माँ है, उसको काफी ब्लीडिंग होगी सेवियर, क्योंकि प्लेसेंटा को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी और उसके साथ साथ बच्चेदानी का टिश्यू भी बाहर आने की कोशिश करेगा। ब्लड वेसल्स हैं उनसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी और इसकी वजह से माँ की डेथ हो सकती है, बच्चे की भी डेथ हो सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसको देखना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी फाइंडिंग होती है ये। अब इस कौन कौन मरीजों में इसकी संभावना ज्यादा होती है। प्लेसेंटा प्रीविया अगर है, मतलब लो लाइंग प्लेसेंटा, जैसे मैंने बताया था, अपनी नॉर्मल पोजीशन से ना जोड़ के प्लेसेंटा नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है। पहले अगर सिजेरियन मरीज के कई सारी सिजेरियन डिलीवरी हो रखी है तो भी इसका चांस बढ़ जाता है। मरीज की बच्चेदानी की बनावट में कोई परेशानी है, पहले कोई बच्चेदानी की सर्जरी हो रखी है, और एडवांस मैटरनल एज है 35 ईयर से ज़्यादा, और मल्टीपल बच्चे मरीज को हो चुके हैं। इन केसेस में मरीज को प्लेसेंटा एक्रीटा होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा, और पहले सीजेरियन सेक्शन, मल्टीपल सीजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री। अब हम इसके जो प्लेसेंटा एक्रीटा को हम अल्ट्रासाउंड के जरिए भी देख सकते हैं और एमआरआई के जरिए भी देख सकते हैं। अब अल्ट्रासाउंड पे कैसे देखना है। अल्ट्रासाउंड पे देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। यूजुअली हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में देख सकते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो रूटीनली जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे पास लिख कर भेजते हैं कि प्लेसेंटा एक्रीटा के लिए देख लिया जाए, क्योंकि जब मल्टीपल सीजेरियन सेक्शन या प्रायर सीजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री होती है तो प्लेसेंटा एक्रीटा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन इसके साथ प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। तो आप अगर अल्ट्रासाउंड में देख रहे हैं कि लो लाइंग प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा एक्रीटा को रूल आउट करने की कोशिश जरूर करें। रिस्क फैक्टर मैंने बताया कि पहले सिजेरियन हो रखा है तो आपको देखना ही देखना है। अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, एंटीरियर प्लेसेंटा तो अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से दिख जाती है, लेकिन अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो उस केस में आप प्लेसेंटा एक्रीटा को रूल आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशन है।
अब अगर अल्ट्रासाउंड पे आपको पहले सिजेरियन की हिस्ट्री है, लो लाइंग प्लेसेंटा भी दिख रही है, लेकिन आपको प्लेसेंटा एक्रीटा दिखा नहीं अल्ट्रासाउंड पे, इसका मतलब ये नहीं कि प्लेसेंटा एक्रीटा है नहीं। तो आगे आपको अगर क्लिनिकल सस्पिशन है, आपको डाउट है कि मरीज को प्लेसेंटा एक्रीटा हो सकता है, तो एमआरआई जरूर कराइए। और हमेशा फुल यूरिनरी ब्लैडर में देखना जरूरी है, क्योंकि जो परक्रीटा है, जैसे मैंने बताया था आपको, जो परक्रीटा होता है ना, वो सिरोसा यूट्रस की जो बाहरी लेयर होती है उसको भी क्रॉस करके ब्लैडर तक पहुंच जाता है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब मरीज को फुल ब्लैडर में देखेंगे। तो इसलिए फुल ब्लैडर में जरूर देखना है मरीज को। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। अब नॉर्मल प्लेसेंटा कैसा दिखता है अल्ट्रासाउंड पे? ये एंटीरियर प्लेसेंटा है जो हमें अच्छे से दिख पा रहा है। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म होमोजेनस इमेज आपको दिख रही है। और प्लेसेंटा के पीछे एक ब्लैक ब्लैक स्पेस दिख रहा है, ये रेट्रो प्लेसेंटल क्लियर जोन है। ये देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो रेट्रो प्लेसेंटल क्लियर जोन होता है, इसके बाद ही आगे मायोमेट्रियम की शुरुआत होती है। तो वो, अगर नॉर्मल रेट्रो प्लेसेंटल क्लियर जोन दिख रहा है, होमोजेनस प्लेसेंटा दिख रही है, इसका मतलब प्लेसेंटा एक्रेटा नहीं है उस पेशेंट को। लेकिन अगर पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो आप नहीं देख सकते अल्ट्रासाउंड में। वहां पे आपका इवेल्यूशन लिमिटेड हो जाता है, आपका जो रिजोल्यूशन होता है वो पूरा आता है उस केस में। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ आपको रेड और ब्लू कलर की छोटे छोटे स्पेसेस दिख रहे हैं। तो बेसिकली इनको कहते हैं प्लेसेंटल लेक्स। ये नॉर्मल थोड़े थोड़े छोटे छोटे काले काले से स्पेसेस दिख रहे हैं, तो ये थ्रू आउट द प्लेसेंटा होते हैं। और इसमें स्लो फ्लो आता है। तो ये भी एक नॉर्मल फाइंडिंग है जो अल्ट्रासाउंड पे हमें प्लेसेंटा के अंदर दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। अब एबनॉर्मल प्लेसेंटल अडहेरेंस अगर है, प्लेसेंटा एक्टिवा अगर है, तो अल्ट्रासाउंड पे कैसे दिखेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज, आपको रेट्रो प्लेसेंटल क्लियर स्पेस है। ये आपकी प्लेसेंटा दिख रही है, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये रेट्रो प्लेसेंटा क्लियर स्पेस है जो अच्छे से मेंटेन्ड है इस पेशेंट में। अब इसी पेशेंट में आप देख लीजिए, यहाँ पे रेट्रो प्लेसेंटा क्लियर स्पेस हमें दिख ही नहीं रहा। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसके साथ आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से प्लेसेंटा अडहेरेंट दिख रही है, रेट्रो प्लेसेंटा क्लियर जोन बिल्कुल लॉस हो गया है। तो पहली चीज है थिनिंग या लॉस ऑफ रेट्रोप्लेसेंटल स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लेसेंटा एक्रीटा की डायग्नोसिस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्मल आपको दिख रहा है रेट्रोप्लेसेंटल क्लियर स्पेस यहाँ पे, जबकि यहाँ पे लॉस हो गया है। ये है एक्रीटा जिसमें लॉस हो गया है। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं प्लेसेंटल बल्ज दिख रहा है आपको, और मायोमेट्रियल थिनिंग दिख रही है। रेट्रोप्लेसेंटल क्लियर स्पेस भी लॉस्ट हो गया है, मायोमेट्रियल थिनिंग काफी दिख रही है यहाँ पे, और ये प्लेसेंटल बल्ज है। इस केस में हम देख सकते हैं कि जो सबप्लेसेंटल हाइपरवेस्कुलरिटी, ये जो आपको रेड और ब्लू कलर से दिख रही है, इसका मतलब एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स यहाँ पे फॉर्म हो गई हैं। तो प्लेसेंटा एक्रिएटा के केस में ये भी होता है कि जो सबप्लेसेंटल हाइपरवेस्कुलरिटी होती है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं वहां पे। तो ये भी एबनॉर्मल फाइंडिंग है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इरेगुलर लेक्यूना आपको दिख रहा है, ये प्लेसेंटा के अंदर इरेगुलर शेप्ड लेक्यूना दिखता है। अगर हम डॉपलर डाल के देखेंगे तो इस तरह का टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पे आता है। तो अब मैंने इसमें बताया कि नॉर्मल प्लेसेंटा से कैसे डिफरेंशिएट करना है, प्लेसेंटल लेक से कैसे डिफरेंशिएट करना है। प्लेसेंटल लेक में आप देख सकते हैं बहुत स्लो फ्लो है, और यूनिफॉर्म साइज की मल्टीपल हाइपोइक स्पेसेस हैं थ्रू आउट द प्लेसेंटा, लेकिन इसमें इरेगुलर शेप लार्ज सा लेक्यूना है, और टर्बुलेंट फ्लो इसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये आप देख सकते हैं टर्बुलेंट फ्लो दिख रहा है, प्लेसेंटल लेक्यूना क्लस्टर्ड मल्टीपल इरेगुलर शेप डेवलप हो गए हैं। ये है प्लेसेंटा परक्रीटा का एग्जांपल। ये यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है दोस्तों आपको। यहाँ पे आपको नॉर्मल इंटरफेस दिख रहा है बिटवीन द यूट्रस एंड द ब्लैडर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैडर वॉल का इंटरप्शन हो गया है। ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरवेस्कुलरिटी दिख रही है आपको। जो सब प्लेसेंटल वेस्कुलर बैड है, यहाँ पे हाइपरवेस्कुलरिटी दिख रही है, लेकिन फीटर वेसल्स दिख रही है। अब एमआरआई पे कैसे देखना है दोस्तों? एमआरआई पे टाइमिंग 28 से 32 हफ्ते की होती है, ना उससे पहले देख सकते हैं ना उससे बाद में देख सकते हैं। क्योंकि 28 हफ्ते के पहले इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि प्लेसेंटा पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको एक्रीटा बहुत अच्छे से अप्रिशिएट नहीं होगा। और 32 हफ्ते के बाद आप देखेंगे तो जो प्लेसेंटा है उसमें बहुत चेंजेस डेवलप हो जाते हैं, जैसे उसमें लैक्यूने बन जाते हैं, इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है कई केसेस में। तो जो फाइंडिंग एक एडवांस्ड प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्लेसेंटा जैसा दिखता है और एक्रीटा जैसा दिखता है, वो दोनों सेम ही दिखेंगे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए विंडो पीरियड होता है कि आप 28 से 32 हफ्ते में ही देख सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रहा है, आपको क्लिनिकल सस्पिशन स्ट्रांग है पेशेंट में एक्रीटा का, तो आपको एमआरआई करना है दोस्तों। कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका फीटस पे अभी तक नहीं देखा गया है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। सीक्वेंसेस आपको T2 करना है। T1 फैट सेट आप अंदर पेरिटोनियल कैविटी में एब्डोमेन में कहीं ब्लड तो नहीं जमा हो गया उसके लिए कर सकते हैं। और SSFP सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। कॉन्ट्रास्ट देने की जरूरत नहीं होती, सुपाइन पोजीशन में करना है।
और मॉडरेटली डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर रखना है, तभी आप परक्रीटा को रूल आउट कर पाएंगे। परक्रीटा वो डिजीज है जो ब्लैडर तक पहुंच गई सीरोसा को ब्रीच करके। अब नॉर्मल प्लेसेंटा आपको कैसा दिख रहा है हमारा पर? आप देख सकते हैं, ये आपका नॉर्मल प्लेसेंटा है, यूनिफॉर्मली होमोजेनस, आपको यूनिफॉर्म होमोजेनस दिख रहा है आपको, है ना। और ये मायोमेट्रियम दिख रहा है पोस्टीरियरली, तो मायोमेट्रियम की कंपैरिजन में T2 हाइपर इंटेंसिटी दिख रही है। और ये जो प्लेसेंटा है और मायोमेट्रियम के बीच का जो इंटरफेस है वो क्लियरली मेंटेन्ड है, जो हम डॉटेड एरो से देख रहे हैं। इसमें आपको ये प्लेसेंटा पूरा दिख रहा है, इसके अंदर कुछ डार्क डार्क छोटे छोटे से सेप्टा दिख रहे हैं, T2 हाइपो इंटेंस, ठीक है। अब ये सी इमेज है, इसमें हम देख सकते हैं ट्राइलेमाइनर मायोमेट्रियम दिख रही है। ये एक T2 हाइपो इंटेंस लेयर है, इनर लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों T2 हाइपो इंटेंस है, और बीच की जो लेयर है T2 इंटरमीडिएट सिग्नल इंटेंसिटी की है। और बीच में आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं फ्लोवाइड्स दिख रहे हैं वेस्कुलराइजेशन वाले, ठीक है। अब ये डी वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ी है वैसे जो ट्राइलेमाइनर अपीयरेंस है मायोमेट्रियम की वो खत्म हो गई है। ई में आप देख सकते हैं ये पोस्टीरियर प्लेसेंटा है और थोड़ा मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो गया है। तो ये नॉर्मल प्लेसेंटा आपको दिख रहा है MRI पर। अब एबनॉर्मल प्लेसेंटा कैसे पता चलेगा? तो इंट्राप्लेसेंटल डार्क बैंड देख सकते हैं, T2 हाइपोटेंस मोटे मोटे। सेप्टा से ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, सेप्टा बिल्कुल पतले पतले होंगे और ये काफी डार्क होंगे, बड़े बड़े डार्क बैंड्स आपको दिखेंगे। और साथ में आपको यूट्रो प्लेसेंटल बल्ज दिखेगा, ये आप देख सकते हैं प्लेसेंटा बल्ज कर रहा है। और जो मायोमेट्रियम है वो थिंड आउट हो गई है, और जो रेट्रोप्लेसेंटल जो क्लियर स्पेस आपको दिखता है बिटवीन द प्लेसेंटा और मायोमेट्रियम वो नहीं दिखता है। और साथ में आपको ये T2 हाइपो इंटेंस बैंड्स भी इसमें दिख रहे हैं, और फ्लोवर्स दिख रहे हैं आपको एमनोवेस्कुलराइजेशन वाले। और यूट्रस और ब्लैडर के बीच की वॉल इंटरप्ट हो गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप थिनिंग हो गई है इनके बीच की। तो इस तरह से आप MRI पे देख सकते हैं। अब हम कुछ केसेस आपको दिखाएंगे। ये मैंने RSNA से लिए हैं, RSNA हमारी रेडियोलॉजी का जर्नल है, उस वेबसाइट से मैंने लिए हैं। केस 1 में हमारे पास एक मरीज आई है जिसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी, 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे आई है। तो हम ये अल्ट्रासाउंड इमेजेस हैं दोनों, और बाकी 3 MRI इमेजेस हैं। ए में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मायोमेट्रियल थिनिंग हो गई है और आपको मल्टीपल इरेगुलर शेप्ड प्लेसेंटल लैक्यूने दिखाई दे रहे हैं। जब आपने कलर डॉपलर डाल के देखा तो आपको टर्बुलेंट फ्लोस में दिखाई दे रहा है और हाइपरवेस्कुलरिटी दिख रही है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि मायोमेट्रियल थिनिंग हो गई है, प्लेसेंटल बल्ज है और मल्टीपल आपको फ्लोवर्ड्स दिख रहे हैं लैक्यूना वाले। डी इमेज में आप देख सकते हैं कि प्लेसेंटल बल्ज है, प्लेसेंटल मायोमेट्रियम थिंड आउट हो गई है। और यहाँ पे एरो हेड से दिखाई है उन्हें नॉर्मल मायोमेट्रियम, और यहाँ पे मायोमेट्रियम की थिनिंग हो गई है। इमेज में हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक नॉर्मल ट्राइलेमाइनर अपीयरेंस मायोमेट्रियम की दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मायोमेट्रियम एंटीरियरली थिंड आउट है, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में हमने, हाँ इस केस में 35 वीक्स पे सिजेरियन सेक्शन किया गया और साथ में यूट्रस को निकाल दिया गया। अब आप केस 2 पे आइए। केस 2 में एक मरीज आई जिसको पहले 3 सिजेरियन सेक्शन हो रखे थे, और इसका ट्रांस 16 हफ्ते पे आई थी मरीज जब इसका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया गया। तो इसमें मायोमेट्रियल बल्ज दिखाई दी है और ये सीरियन सेक्शन स्कार है, इसमें होके प्लेसेंटा जा रहा था, ठीक है। फिर ये पेशेंट, इसके बाद इसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिख के भेज दिया गया। 18 हफ्ते पे पेशेंट दोबारा आई क्योंकि इसको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। तो इस पेशेंट का MRI किया गया। MRI में आप देख सकते हैं कि ये देखिए यूट्रस की आउटलाइन है दोस्तों, इसके बियॉन्ड भी आपका जो प्लेसेंटा है वो एक्सटेंड कर रही है, तो ये है परक्रीटा। और साथ में आप देख सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ब्लड भर गया है, क्योंकि पेशेंट को अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो गई है पेट के अंदर। तो इसमें तुरंत यूट्रस निकालना पड़ा, बच्चा यूट्रस के अंदर ही था, तो उसमें से बच्चे को भी निकालना पड़ा। ये इस मरीज का ट्रीटमेंट किया गया था। अब ट्रीटमेंट इस केस में दोस्तों, यूट्रस को निकालने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता है, क्योंकि अगर आप यूट्रस को नहीं निकालेंगे तो इतनी ब्लीडिंग होगी, इतनी ब्लीडिंग होगी, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने जाना एबनॉर्मल प्लेसेंटल अडेरेंस के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि मरीज को बहुत सिग्निफिकेंट डिलीवरी के साथ साथ बहुत तेज ब्लीडिंग होती है, पहले भी हो सकती है ब्लीडिंग। इसकी वजह से मरीज की और बच्चे की दोनों की जान जा सकती है। और ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है इमरजेंसी पेरिबाटम हिस्टेरेक्टमी करने का। तो दोस्तों ये बात थी एबनॉर्मल प्लेसेंटल अडेरेंस की। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए।
और प्लीज कमेंट जरूर करिए, जो चीज समझ में आपको नहीं आई होगी मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। प्लीज वीडियोस को देखिए ताकि वॉच आवर्स बढ़ पाए। थैंक यू दोस्तों।